हेलो एवरीवन, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CGA 910। और यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3-4 टॉपिक को पढ़ लिया था और आज इसे हम आगे बढ़ाने का अब टाइम है, जिसमें पहला हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक चीजों को हमने देखा था। फिर सेकंड हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि हम गणना कैसे करते हैं, यानी किसी भी देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही है, कम बढ़ रही है, और इसमें 3 अलग अलग सेक्टर में कौन कौन सी चीजों को देखते हैं। और थर्ड हम लोग बात करेंगे अंतिम वस्तुओं की गणना, यानी जब कभी भी हम लोग देखते हैं, अभी हम बात भी करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अभी। इसमें 3 अलग अलग प्रोडक्शन के आधार पर हम बांटते हैं, किन किन इलाके में, किन किन सेक्टर में आपका प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर हम लोगों ने इसे 3 भागों में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और इनमें अगर जब हम इन तीनों की बात करते हैं, कितना ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी एक देश की बात कर रहे हैं, एक देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है प्राथमिक सेक्टर में, प्राइमरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टर्सरी में, इन तीनों को जब एक साथ हम लोग कंबाइन करके जोड़ते हैं तो वही उस देश की जीडीपी कहलाती है। बट ध्यान देना, पहली, सेकेंड और थर्ड की हम जो बात करेंगे, इनके हमेशा हमें अंतिम वस्तुएं के मूल्य को ही काउंट करना पड़ेगा। अंतिम को ही क्यों काउंट करना पड़ेगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि कई बार क्या होती है, दोहरी गणना की समस्या हो जाती है। क्योंकि रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एग्जांपल से समझना इसे थोड़ा आसान रहता है। हमने बात किया था कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक किसान है, यहाँ पर वह किसान अपने जो गेहूं उगाता है, गेहूं को ले जाने के बाद किसी एक चक्की आटे मिल वाले को बेच देता है। कितने में बेचता है वो? 8 रुपए में उसको बेचता है। और जो चक्की मिल वाला रहता है वो उसको लगभग में क्या करता है, 10 रुपए में आगे बेच देता है, आगे बेचता है। जब उसने 10 रुपए में आगे बेचा तो उसे किसी एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री ने उसे खरीदा और उसको बनाने के बाद लगभग में उसी 1 किलो, ध्यान, अभी हम 1 किलो के एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, अब उसी 1 किलो आटा से लगभग में वो क्या बना लेता है, लगभग में 60 रुपए के आसपास में वह बिस्किट बना के, यानी 5-6 बिस्किट बनाकर, वो पैकेट के बिस्किट बना के वो बेच देता है। तो रियल में देखा जाएगा तो केवल इस वाले पूरे के पूरे जो मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें 60 रुपए का ही केवल प्रोडक्शन हुआ है। बट अगर हमने हर एक स्टेज में इनके प्रोडक्शन की वस्तुओं के मूल्य को जोड़ने लग जाएंगे, इधर 8 इधर 10, यानी टोटल 18 रुपए, और इधर 6, इधर कितना आपका 60 रुपए है, तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो 78 के आसपास में आ जाएगा। बट रियल में प्रोडक्शन कितने का हुआ, इकोनॉमी कितनी जनरेट हुई, केवल 60 रुपए के आसपास की, क्योंकि हम लोगों ने 8 रुपए और 10 रुपए को 2-2 बार काउंट कर दिया है। ऐसा ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लास्ट वाले के मूल्य को ही काउंट करते हैं। अगर हर एक स्टेज की चीजों को काउंट करना भी है तो हमें इनके केवल वैल्यू एडिशन को काउंट करना है, यानी फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में कितने का मूल्य वृद्धि हुआ, कितने का वैल्यू एड हुआ। जैसे प्राइमरी मैंने आपको बताया, यहाँ पर किसान को जो इनको गेहूं मिला था, इन्होंने 8 रुपए में बेचा, 8 रुपए से आगे जाकर कितने रुपए में बनता है, कितना एक्स्ट्रा जुड़ा, इसमें 2 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ा। और इसके अलावा 10 रुपए से लास्ट में ये 60 रुपए है, तो कितने का यहाँ पर वैल्यू एड हुआ, इसमें केवल 50 रुपए का हुआ। तो टोटल अगर हम इसे जोड़ते हैं तो यह भी कितना आएगा, 60 रुपए। यानी कि ध्यान दीजिएगा, या तो हम क्या करते हैं, लास्ट में अंतिम वस्तुओं को जोड़ सकते हैं, अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य उसे काउंट कर लेंगे, या तो हर एक स्टेज में जितने का वैल्यू एडिशन हो रहा होगा हम उसे काउंट करेंगे। दोनों ही तरीके से हमारी रियल की वैल्यू निकल जाती है। जो आसान रहेगा, आसान क्या है, हमेशा अंतिम वस्तुओं को काउंट करना। इसी कारण से मैंने आपको इसका जीडीपी का, जब हम लोग बात भी करते हैं, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस यानी सकल मतलब पूरे के पूरी की हम लोग बात करते हैं, यानी टोटल। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, यानी आपके देश की सीमा के अंदर की हम लोग बात करेंगे, जितना आपके लगभग में घरेलू बाउंड्री रहेगी हम उसकी बात करेंगे। घरेलू बाउंड्री कई बार लगभग हम लोग अलग अलग तरीके से थोड़ा इसके राजनीतिक रूप से भी दिखने का प्रयास करते हैं। दूसरे देश में जो अपना भारत का, हम अभी भारत का संदर्भ में बात करें, दूसरे देश में भारत का जो दूतावास रहता है, एम्बेसी रहती है, वह भी अगर किसी प्रकार की कोई कमाई कर रही है, वह भी भारत की घरेलू सीमा में काउंट किया जाएगा। और कई बार इसमें हम अनक्लॉज के लॉ की भी बात करते हैं, जो भारत के नॉर्मल बाउंड्री से लगभग में 200 नॉटिकल मील की जो दूरी रहती है, वह भी भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री कहलाती है। और इधर यहाँ प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्शन लिखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मैंने आपको बताया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम लोग यहाँ पे बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो हमेशा हम तीनों ही सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के केवल लास्ट वस्तुओं के मूल्य को जोड़ते हैं।
यानी किसी भी वैल्यू एडिशन के बीच में हम ध्यान नहीं देंगे, केवल जो अंतिम है। अंतिम कौन सा होता है? जब उसे उपभोक्ता एक कंज्यूमर से कंज्यूम करने जाता है। अगर मैं मान के चलता हूं मैं आटा खरीद रहा हूं घर पे रोटी बनाने के लिए, तो यह अंतिम वस्तु कहलाएगा। अगर एक होटल वाले ने उसको लिया है, वो रोटी बना के बेचेंगे, अभी वो खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं ले रहे, तो वो उनका इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु है वो। अभी भी जब तक कंज्यूम करने के लिए आप नहीं खरीद रहे हो तब तक वो अंतिम वस्तु नहीं कहलाएगी। यानी जब तक कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा वो अंतिम नहीं कहलाएगी। वह अंतिम में जितना मूल्य रहता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं वो देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान में। ध्यान देना, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान में उत्पादित प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वस्तुओं के अंतिम मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ओके, इसे मैं आपको लिखवा भी दूंगा, बाकी इसे हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था। अब इसके साथ साथ मैंने आपको बताया गणना कैसे करते हैं। तो मैंने बताया कि हमेशा हम वस्तु को लेते हैं, वस्तु कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका प्राइस क्या था, मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पर हम एक एक वस्तुओं को गिनने या जोड़ने नहीं जाते हैं कि अगर कील का मान करते एक निडल है, कील की जब हम लोग बात करेंगे, कील का कितना उत्पादन, एक एक कील अलग से नहीं देखेंगे, एक एक नारियल अलग से नहीं देखेंगे। नारियल को हम अनुमानता देख लेंगे कितना नारियल उत्पादन हुआ, एक नारियल की कितनी कीमत थी, उसे मल्टीप्लाई करके टोटल जितना वैल्यू निकलता है निकाल देंगे। तीसरा हम लोग बात करें पॉइंट इसमें, यानी कि अलग अलग सेक्टर का ऐतिहासिक परिवर्तन क्या रहा है। यानी अलग अलग सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीन सेक्टर की अभी हम बात करते हैं। अभी 10th क्लास में हम तीन ही की बात करेंगे। अगर आप 11th 12th में अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो लगभग मैं आपको इसमें और भी एक आध सेक्टर की बात, आजकल तो 4 सेक्टर की भी बात करते हैं, वो क्या होता है वो आपको बड़ी क्लासेस में आपको पता चलेगा। इसमें जो बताने का प्रयास कर रहा है कि जो ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है ये, कि किस प्रकार से कोई भी देश, चाहे आज चाहे अमेरिका की हम बात करें, चाहे चाइना की, जर्मनी की, ये सभी बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो है वो शुरुआत हमेशा प्राइमरी सेक्टर से ही करते हैं। कोई भी देश, भाई सिंपल सी बात है, प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो सीधा हमें प्रकृति से मिलता है, जो सीधा हमें नेचर से मिल रहा है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। और प्रकृति से, ध्यान दीजिए, इससे समझने का सिंपल सा एक चीज है, कोई भी वस्तु है अगर हम देख लेते हैं, अगर क्या वो फैक्ट्री में बन रही है कि सीधा हमें कहीं और से मिल रहा है। अगर फैक्ट्री में बन रहा है तो सीधा वो आपका सेकेंडरी में पहुंच जाएगा। अगर फैक्ट्री में ना बनकर हमें सीधा नेचर से, प्रकृति से मिल रहा है, वो आपका प्राइमरी में आएगा। प्राइमरी में अच्छा खासा जो इसका हिस्सेदारी रहता है वो आपका एग्रीकल्चर का रहता है, इसलिए कई बार इसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी बोलने लग जाते हैं, एग्रीकल्चर के आधारित चीजें भी हम इसे बोलते हैं। अब इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कोई भी देश में रहता है सबसे पहले हमेशा प्राइमरी सेक्टर पे वो फोकस करते हैं, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी पे जाते हैं, सेकेंडरी से फिर टर्सरी यानी कि तृतीयक सेक्टर में जाते हैं। थर्ड वाला जो सेक्टर रहता है इसका काम होता है केवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी का सपोर्ट करना, इनकी मदद करना, और ये बखूबी आजकल करता भी है। भारत में जब हम लोग बात भी करते हैं, भारत में थर्ड सेक्टर ही अच्छा खासा आज भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान इनका है। अगर हम रफली आइडिया लेकर चले तो भारत की देख लें, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, भारत की जीडीपी में लगभग में 50% के आसपास में योगदान आपके थर्ड सेक्टर का है। और केवल इन्होंने रोजगार की हम लोग बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की 15% के आसपास केवल दे रखा है। तो किस तरीके से बढ़ा है ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले। इसी हम बात करें कि ध्यान देना, दूसरा टॉपिक है आपका भारत में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में आपका थर्ड सेक्टर आज बहुत तेजी से बढ़ता हुआ क्यों जा रहा है, इसके पीछे कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से कारण है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाने का प्रयास किया था कि जब हम बात करेंगे कौन कौन से इसमें रीजन है, तो सबसे पहला रीजन क्या है कि जब कभी हम लोग बात करेंगे, अगर आपका प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है तो अल्टीमेट आपका थर्ड सेक्टर भी बढ़ेगा ही। अगर जब आपके खेतों में ज्यादा उपज हो रहा है तो उसे फैक्ट्री तक ले जाने के लिए ज्यादा ट्रक की जरूरत पड़ेगी। जब ज्यादा ट्रक की जरूरत पड़ेगी इसका मतलब है कि भाई टर्सरी सेक्टर, आपका थर्ड सेक्टर बढ़ रहा है। जब आपने फैक्ट्री में ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन किया, नई नई चीजें ज्यादा बनाया है, तो अल्टीमेट आपका क्या बढ़ेगा, थर्ड सेक्टर बढ़ेगा। तो वही चीज हम यहाँ बात कर रहे हैं कि थर्ड सेक्टर क्यों बढ़ रहा है। तो पहला रीजन है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो अल्टीमेट थर्ड सेक्टर भी बढ़ता है। और दूसरी चीज यहाँ पर है, आजकल जैसे जैसे लोगों की इनकम, आय में वृद्धि हो रही है, इनकम बढ़ता चला जा रहा है, लोग अलग अलग चीजों पे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। पहले हम घरों पे ही खाना खाया करते थे, बट ज्यादा पैसा आने के कारण आजकल ज्यादा पैसा मतलब एक्स्ट्रा उनके पास इनकम है, उसके कारण वो बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में भी हम लोग पैसे खर्च करते हैं। मनोरंजन के लिए हम लोग जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, मूवी टिकट में हम लोग पैसा लगाते हैं। जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम इस प्रकार की काफी हद तक मनोरंजन की चीजों पे पैसा खर्च करते हैं, और ये जितनी भी चीजें रहती है वो आपके थर्ड सेक्टर में आता है। पैसा ज्यादा है हमारे पास, हम घूमने चले जाते हैं,
हम कहीं अलग अलग देशों की ट्रिप करने भारत में भारत दर्शन करने लग जाते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कई सारी होना भी चाहिए, क्योंकि इसी से ही किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ती है, आगे चलती चली जाती है। हमारे एक भारतीय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे बचाने में इंडियंस का नाम आता है। बट अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो पैसा बचाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पैसे से पैसा बनता चला जाता है। अगर हम जाएंगे, अगर हम जम्मू कश्मीर के एग्जांपल लेते हैं, आपका सिक्किम की एग्जांपल लेते हैं, वहां के लोगों को अच्छा खासा जो व्यवसाय चलता है वो टूरिज्म से ही चलता है, पर्यटक से ही चलता है। हमें लगता है हम जाएंगे वहां पैसा बर्बाद करेंगे, बट इससे आपकी देश की इकोनॉमी बहुत बेहतर तरीके से रन करती है। इसलिए अगर इकोनॉमिक्स हिसाब से देखिए पैसा खर्च करना चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बताया पहला चीज, और दूसरा मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम लोगों की इनकम बढ़ने लग जाती है वैसे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजों में पैसा भी खर्च करने लग जाते हैं। और तीसरा मैं आपको बता रहा था कि भाई आज के समय में जैसे जैसे हम आजकल बोलते हैं कि आज आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसे जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी का अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जाएगी, वैसे ही आपका थर्ड सेक्टर अपने आप ही अल्टीमेट बढ़ने लग जाएगा। पहले की तुलना में अगर आज हम देखें, पहले अगर 2G चलता था, 2G में क्या ज्यादा थर्ड सेक्टर काम कर पाता? नहीं कर पाता। आज 5G 6G अलग अलग जगहों पे काम कर रहा है, 4G काम कर रहा है, इसके कारण ही आज थर्ड सेक्टर बहुत तेजी से काम कर पा रहा है। इसका मतलब जब हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि तीसरा यानी कि जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता चला जा रहा है, कम्युनिकेशन सब चीजों में, डिवाइसेस में इजाफा हो रहा है, वैसे आपका थर्ड सेक्टर भी ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, और फोर्थ क्या है, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत क्या है? भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश होने के कारण भारत में भी अपार संभावनाएं हैं। काफी हद तक ऐसे एरिया है जहां पर हम पैसा सच में खर्च कर सकते हैं। भारत में हॉस्पिटल में पैसा खर्च किया जा सकता है, भारत में आजकल शिक्षा में पैसा खर्च किया जा सकता है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया जा सकता है, और भारत में इसके अलावा जैसे हम लोग बात करें, हमारी गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी रहता है कि हम लोगों के लिए इन सभी चीजों को प्रोवाइड करवाए। वो सड़क सरकार ही बनवा के हम लोगों को देती है, अलग तरीके हॉस्पिटल आजकल आपने देखा भारत में बहुत सारे एम्स वगैरह भी बनने लगे हैं। ये सारी चीजें सरकार की जिम्मेदारी रहती है। जब सरकार की जिम्मेदारी रहती है विकासशील देशों में, सरकार इन सब पे पैसा खर्च करती है, अल्टीमेट थर्ड सेक्टर आपका ग्रो करता है। तो ये मैंने आपको 4 रीजन बताए जिससे हम समझ सकते हैं कि भाई भारत की हमें बात कर रहे हैं, भारत में थर्ड सेक्टर क्यों तेजी से ग्रो कर रहा है। आज भारत में थर्ड सेक्टर जो आपका जीडीपी में तो अच्छा खासा योगदान देता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अच्छा है, बट एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम है, यानी रोजगार नहीं देता है। और रोजगार नहीं देता तो फिर दिक्कत की क्या बात आ जाती, आपके प्राइमरी सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर में, इसमें खुद दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ रही है कि जितने एक आप लोगों ने, मैंने आपको 9th क्लास में आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, इसमें एक बताते, जैसे हम लोग हिंदी में 3-4 नाम है इसका। एक हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्या नाम है इसका? छिपी हुई बेरोजगारी, या इसे हिंदी में एक और बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। कई बार इसे अल्प रोजगार भी बोला जाता है, और इंग्लिश में शायद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है? हम एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई ये 1 हेक्टेयर के आसपास की जमीन है। इस 1 हेक्टेयर जमीन में लगभग में यहाँ पर एक परिवार के 6 सदस्य यहाँ पर काम कर रहे हैं, और 6 सदस्य काम करने के बाद इनमें लगभग में 1 टन गेहूं का उत्पादन होता है। भाई 6 सदस्य काम कर रहे हैं, 1 टन गेहूं का उत्पादन होता है। और आगे चल के पता चलता है इन्हीं के गांव में क्या है कि एक बड़ी सी फैक्ट्री आकर खुल जाती है। अब कल्पना करके चल रहे हैं, इनके गांव में एक फैक्ट्री खुल जाती है, तो इनमें 6 सदस्य जो खेत में काम कर रहे थे, वह 6 सदस्य में से 3 सदस्य जो रहते हैं वो अब कल से फैक्ट्री में जाकर काम करने लग जाते हैं। अब खेत में 1 हेक्टेयर की जमीन पे केवल अब 3 सदस्य ही काम कर रहे हैं। जब 3 सदस्य काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके खेत में कितना उत्पादन हो रहा है? 1 टन गेहूं का। इसका मतलब ये जो 3 सदस्य लगे हुए थे खेत में, वैसे देखने में तो नहीं लग रहे थे वो बेरोजगार है, ये भी फावड़ा लेके खेतों में काम कर रहे थे। आप कहोगे भाई ये 3 लोग अगर खेत में काम कर रहे थे, तो 3 लोग और भी खेत में काम कर रहे थे, 6 लोग, तो 6 लोगों के काम करने से हमारे खेतों में जल्दी काम हो सकता है, आपका खेतों में जल्दी काम हो जाएगा। बट वो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जब अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जिस कारण से आपके देश की इकोनॉमी भी नहीं बढ़ पाएगी। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मेरे को कुछ इनकम मिलती है, मैं अपने घर में भी सपोर्ट करता हूँ, और वो मेरी इनकम मेरे देश की जीडीपी में भी काउंट होता है। भारत में या किसी भी देश में अगर कोई व्यक्ति 10-15 रुपए भी कमाता है, वह भी उसके देश की जीडीपी में काउंट होता है। जिस कारण से अगर ये 3 लोग काम कर रहे थे तो ज्यादा, अगर खेत में काम कर रहे थे तो ज्यादा उत्पादन हो ही नहीं रहा था। अब अगर 3 लोग जाकर अगर फैक्ट्री में काम करेंगे, इनके घर में एक्स्ट्रा पैसा आएगा और देश की जीडीपी भी आपकी बढ़ी हुई नजर आएगी। अगर ऐसे ही बहुत सारे लोग रहते हैं
तो यही रीजन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर रहता है, प्राइमरी सेक्टर में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और इसका जीडीपी में योगदान क्या है, बहुत कम है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। हालांकि जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कम होना और सेकेंडरी टर्सरी में बढ़ना ही हम लोग उसके विकसित होने का निशानी हम लोग बोलते हैं कि कोई भी देश विकसित कैसे हो रहा है, यानी विकासशील देशों से आगे, विकासशील देशों को पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़ रहा है, यानी प्राइमरी से हटकर सेकेंडरी टर्सरी में जाता है तो माना जाता है। बट यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि यहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब मैंने बताया प्राइमरी में जितने लोग लगे पड़े हैं उस हिसाब से उनको रोजगार वहां नहीं मिल पाता है, तो जिस कारण सरकार अलग अलग तरीके की स्कीम्स लेकर आती है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले क्या स्कीम्स लेकर आती है, तो इसमें हम तीसरी पॉइंट की बात कर रहे हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, यानी किस प्रकार से हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे सके। अब देने के लिए सरकार ने कई सारे अलग अलग तरीके से उसमें स्कीम्स लेकर आती है। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किसानों के लिए सरकार क्या लेकर आई है, किसान इनके लिए सिंचाई की व्यवस्था अच्छा खासा कर सकती है। अभी मैंने आपको जिस किसान के बारे में बताया, आपकी बुक में एक लक्ष्मी नाम के किसान के बारे में चर्चा किया गया है। उसके पास में इरिगेशन सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं है। सिंचाई के लिए वो प्राकृतिक रूप से किस पे डिपेंड रहती है, आपके मानसून पर। और आपको मैंने अक्सर मैंने क्लास में बताया है, भारत के जो किसान रहते हैं उनको बोला जाता है ये मानसून का जुआ है, यानी मानसून अच्छा हुआ तो खेती अच्छी होगी, मानसून बेकार हुआ तो खेती भी बेकार हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि उनके लिए बहुत दिक्कत की बात रहती है। अगर उसी जगह पर सरकार ने इन लोगों के लिए आर्टिफिशियल तरीके से पानी की व्यवस्था करवा दे, सिंचाई की व्यवस्था करवा दे, जहां पर नदी है, नहर है, वहां का तो काम हो जाता है, जहां पर नहीं है तो वहां पर पंप सेट वगैरह, समरसिबल जैसी सुविधाएं वहां पर आ जाती है। इसका भी थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो बात की बात है। बट यहाँ पर जब यहाँ पर हम बात करेंगे सरकार के पैसे देने से, यहाँ पर इन्होंने पंप सेट को कर लिया, तो ये अब खरीफ की फसल के साथ साथ रबी की फसलों में भी पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तब रबी की फसल यानी कि गेहूं की फसल को बुझा पाएंगे, इनके पास में अतिरिक्त आय आ जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा इनके पास आ जाएगा। या तो इनके गांव से सरकार क्या करती है, इनके बड़े शहरों तक एक अच्छी खासी पक्की सड़क बनवा देती है, ताकि इनका शहरों तक आवागमन बड़ा आसान हो जाता है। जब यहाँ तक इनका आना जाना आसान हो जाएगा तो बेहतर तरीके से अपनी वस्तुओं को, अपने सामान को ये मंडी मार्केट में जाकर, बड़े बाजार में जाकर बेच पाएंगे। और ध्यान देना, सड़क होना ही किसी भी देश की डेवलपमेंट की निशानी कहा जाता है। जैसे मैं आपसे एक कथन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, 1962 के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। वो कहा करते थे कि अमेरिका डेवलप है इसलिए इसकी सड़कें डेवलप नहीं है, अमेरिका की सड़कें डेवलप थी जिस कारण से अमेरिका डेवलप हो पाया है। इसका मतलब किसी भी देश के डेवलपमेंट में उसकी सड़कों का होना बहुत जरूरी रहता है। माना जाता है कि अगर हम 1 घंटे में 100 किलोमीटर चले जाते हैं तो वह इलाका अपने आप ही डेवलप हो जाता है। इसलिए आज के समय में जो भारत के सड़क परिवहन मंत्री है वो काफी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं। बट भारत में बहुत सारे इलाकों में, केवल उत्तर प्रदेश के मुंबई जैसे इलाकों में ही केवल सड़कें बन पा रही है। अगर भारत में पूरी की पूरी सड़कों का एक जाल बिछ जाएगा तो आवागमन आसान हो जाता है। तो जब आसान हो जाएगा, एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना बहुत आसानी से हो जाता है, तो आपके इलाके का डेवलपमेंट भी आसानी से होने लग जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जब सड़कें बन जाएगी तो आपके इलाके का डेवलपमेंट हो जाएगा, आपके पास एक्स्ट्रा आय आ जाएगी, आप अच्छे खासे कई सारे यातायात की ट्रांसपोर्टेशन, जैसे टेम्पो वगैरह हम मान लेते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके आप इसमें यूज कर सकते हो। ओके, अब थर्ड मैंने आपको बताया कि भाई अगर जब हम किसान की बात करते हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं, एक किसान की। एक किसान है, किसान ने ज्यादा उपज किया, क्या किया, इसने ज्यादा उपज किया। यानी बड़ा अलग ही विडंबना रहती है भारत के किसानों को लेकर कि अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर हमने बहुत अच्छे से काम किया तो हमें इंसेंटिव मिलता है, हमें पैसा मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, बोनस भी मिलता है, शायद हमारी सैलरी भी बढ़ा दी जाए। अगर हमारे किसान बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, उपज बढ़ जाती है, उपज बढ़ने के कारण क्या होता है, इनके जो माल रहते हैं, इनकी जो सामान की कीमत अपने आप ही डाउन हो जाती है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल कहता है कि भाई अगर आपके किसी भी वस्तु की अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है तो उस चीज की जो प्राइस रहती है वो क्या हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है। आपने अभी मार्केट में आप देख भी रहोगे, अभी आप मार्केट में अगर देख रहे हो तो मार्केट में आपको आम की जब हम लोग बात करते हैं, 1-2 रेडी पे आम दिखाई दे रहा है और बहुत महंगा बिक रहा है। सच में आम राजा बन के काम कर रहा है। अभी बढ़ाने वाले 2-3 महीनों बाद देखना, आम पूरे के पूरे मार्केट में आपको हर एक ठेले पे नजर आने लग जाएगा, आम की कीमत भी एकदम डाउन हो जाएगी, क्योंकि अभी केवल इसकी सप्लाई बहुत कम है। आने वाले समय इसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, अपने आप ही लगभग में डाउन हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो चुकी है।
तो उसी को ही मैंने बताया इकोनॉमिक्स के रूल के हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो यही मैं आपको बताया कि जब किसान अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है तो मार्केट में उसको उसके हिसाब से दाम नहीं मिलता। कई बार तो इतना हो जाता है उसकी लागत, उसका जितना इनपुट रहता है उतना भी नहीं मिलता है, और जिस कारण से किसान दुखी होकर कई बार उसको अपने ही खेतों में उसे सड़ा देता है, फेंक देता है सड़कों पर। कई बार ऐसे लगभग में न्यूज वगैरह में आपने देखा भी होगा। इसलिए अगर सरकार इनके लिए क्या करती है, अगर कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था कर देती है, अगर कोल्ड स्टोरेज ला देती है, इससे होगा क्या, मैं टमाटर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। किसान के पास ज्यादा टमाटर का उत्पादन हो गया, किसान उस टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में कुछ जमा कर देंगे और धीरे धीरे लगभग में क्या करेंगे, उसे मार्केट में रिलीज करेंगे। जब धीरे धीरे मार्केट में रिलीज करेंगे तो उसकी सप्लाई, इसमें सरकार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो ऐसे में काला बाजारी भी कई बार होने लगती है। तो इसमें जब धीरे धीरे सप्लाई करेंगे तो सब मार्केट में आपकी सप्लाई मेंटेन रहेगी, तो उसका प्राइस भी अच्छा खासा रहेगा, किसानों का लाभ भी हो जाता है। तो वही मैंने आपको बताया कि अतिरिक्त रोजगार के सृजन के लिए सरकार क्या कर सकती है। पहला मैंने आपको बताया सरकार इरिगेशन के लिए पैसा दे सकती है, पंप सेट लगवा सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया सड़कों का निर्माण कर सकती है, जब सड़क अच्छा खासा बनेगा तो बेहतर तरीके से काम होगा। तीसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ सरकार इनके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी कर सकती है। चौथा अगर हम लोग बात करें भाई, कई बार इन लोगों के पास में अच्छा खासा बीज यानी सीड्स इनके पास नहीं रहता है, इनके पास पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाइयां नहीं रहता छिड़कने के लिए, इनके पास उसमें क्या कहते हैं, इनके पास खाद वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह भी अच्छी खासी नहीं रहती, जिस कारण से भी इनका प्रोडक्शन बर्बाद हो जाता है। सरकार अगर इनको कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवा दे, ये भी बेहतर रहेगा। अब लोन वगैरह कैसे मिलता है, किस तरीके से करता है, कई बार किसान अपने गांव के साहूकार महाजन के हाथों ही दब जाते हैं। अगर एक बार इन्होंने 500 रुपए उधार लिया, 5 बार 500 दे चुके हैं, अब तक इनके पास पैसा चुका नहीं पाए हैं। इसी कारण से सरकार अलग अलग तरीके से, ये क्या होता है संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र से कैसे हम पैसा लेते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे, जिसका नाम क्या है, मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख, वो आपके थर्ड चैप्टर में। बट यहाँ आप समझना, नहीं अगर इनको अच्छा खासा पैसा उधार मिल जाएगा तो उससे भी अच्छा खासा काम करने लग जाएंगे, जिसमें मैंने आपको 2-3 चीजें बताएं। जैसे सरकार नाबार्ड का भी काम करती है, आरआरबी भी काम कर रहा है, अलग अलग गांव में लगभग में काम करता है। कई बार अगर इनकी फसल बर्बाद हो गई तो सरकार इनके लिए लगभग में ये पीएम किसान जीवन बीमा योजना लेकर आई है। अलग अलग तरीके से बहुत सारी, आजकल तो आपने देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा उस योजना का नाम क्या है, बट हर किसान को 6,000 रुपए के आसपास उनके खातों में सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसका लाभ कितना मिलता है वो पता नहीं, बाकी का। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं एक और भी इसमें है, जैसे इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है, भारत में 20 करोड़ युवा ऐसे हैं जो कि स्कूल जाते हैं। अभी इसकी लगभग में डेटा तो बढ़ चुका है क्योंकि 2011 की जनगणना के हिसाब से है ये, बाकी अब 2025 में जनगणना होने वाला है। अब क्यों होने वाला है उसके पीछे आपको पता है, जनगणना आपके 10 साल में होता है, 10 साल में आपका लास्ट जो हुआ था आपका 2011 में हुआ था, फिर कायदे से आपका कब होना चाहिए था, 2021 होना चाहिए था, पर 2021 में कोरोना आ जाता है, इसलिए यहाँ पर जनगणना सही से नहीं हो पाती है। जब जनगणना नहीं हो पाती है तो जिस कारण से होता क्या है कि सरकार ने बोला आगे चल के हम करेंगे, तब आगे चल के लगभग में 2023 में बात होती है, 2023 में किया जाएगा, बट 2024 में क्या होने वाला आ गया था आपका लोकसभा का इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन भारत में बहुत जरूरी है। इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन के बाद लगभग में क्या होता है, सरकार उसको होल्ड कर देती है। अभी 2025 है, अब सरकार को देखिए कि सरकार क्या करना है, क्योंकि इस बार तो लगभग में मैं आपको सिविक्स वाले चैप्टर में बताऊंगा, सरकार इस बार जातिगत जनगणना करने वाली है। सरकार का मानना है कि हम आपके साथ साथ ये भी आपका नाम पता और कितनी आपकी आयु है, कितने पढ़े लिखे, उसके साथ साथ सरकार आपसे जाति भी पूछने वाली है। सरकार किस लिए जाति पूछ रही है, सरकार का बात भी हम पढ़ेंगे, और हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सॉरी सिविक्स का थर्ड चैप्टर है, उसमें इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी, उस समय मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो भारत में अभी 20 करोड़ ऐसे छात्र हैं जो स्कूल जाते हैं, और जिनमें से लगभग में क्या है 25% छात्र नहीं जा पाते। तो हम लगभग में मान के चलते जो 25% छात्र नहीं जाते हैं, अगर इनको भी किसी कारणवश हम इनको भी स्कूल भेजने लग जाएं, अगर ये भी स्कूल जाने लग जाएंगे तो आपके स्कूल में ज्यादा बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। यानी जो आजकल स्कूल नहीं जाते हैं, अगर उनको भी हम लोग मोटिवेट करके, उनको भी हम जागरूक करके, अवेयर करके स्कूल भेजने लग जाएं, तो आपके केवल स्कूल वाले सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में ही 20 लाख नई नौकरियां जनरेट हो सकती हैं। ऐसा नीति आयोग का मानना है, 20 लाख नई नौकरियां जनरेट हो सकती हैं। इसका मतलब बड़े बेहतर तरीके से हम इसमें भी काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बेहतर तरीके से काम कर रहा है आपका टूरिज्म, पर्यटन। अगर भारत में अलग अलग इलाके के पर्यटन के बारे में बताया समझाया जाता है, तो पर्यटन वाले इलाकों में भी बहुत अच्छी खासी, लगभग में इसमें तो 50 लाख से ज्यादा नौकरियां जनरेट हो सकती है।
भारत में बहुत सारे अच्छे खासे इलाके हैं जहां पर घूमने के लिए बहुत बेहतर है। जैसे आपने आपके स्कूल में आपने ध्यान दिया होगा, शायद लास्ट 2-3 साल पहले आपके स्कूल में आप सभी बच्चों को एक सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया था। हम लोगों ने बनाया भी था। सिक्किम को प्रोजेक्ट बनाने का अच्छा खासा फायदा ये था कि आप बनाओगे, उसके बारे में उसकी खूबसूरती को समझोगे, माता पिता से चर्चा करोगे, और जब अगर मौका मिला, कभी आपके पास ऐसा अवसर आया, तो आप सिक्किम की खूबसूरती को अपने आंखों से भी देखने वहां जा सकते हैं। और सिक्किम के लोगों आपका सच में आपका वहां पर स्वागत भी करेंगे। अगर ऐसा मौका मिले तो आपको जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने बताया कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करते हैं, तो उसके मैं रीजन 2-4 रीजन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यहाँ पर होता है। ओके, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा लगभग में आवाज बहुत धीरे धीरे, तो आपके पास तो अच्छा खासा ऑप्शन है, उसको लगभग में 1.5x पे सुन लीजिए। अच्छा खासा कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं सभी के कमेंट को यहाँ पर जाकर देखने का प्रयास करता हूँ। और ऐसी वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करो, कुछ अच्छी वीडियो शेयर करनी चाहिए। ओके, बाकी का आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अदर टॉपिक पे।